अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी बात चल रही थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स पे। उस कैटेगरी का पहला रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिया था जिसमें इपॉक्साइड की फॉर्मेशन होती है। आज हम उससे आगे सेकंड रिएक्शन पे बात करेंगे, हाइड्रोक्सिलेशन। थोड़ा सा इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब है यानी अल्कीन के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हमने एडिशन करनी है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन करने के लिए जो रिएक्शन समरी के मुताबिक तरीकाकार है वो ये है कि जब आप अल्कीन का रिएक्शन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाएंगे। माइल्ड का मतलब होता है ज़रा दरमियानी सी शिद्दत का, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं और बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं। जैसा कि उसने आपकी बुक में कहा है कि आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे 1% डाइल्यूट अल्कालाइन KMnO4 सोल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम बेयर नामी साइंटिस्ट के नाम पे बेयर्स रीजेंट भी कहते हैं। अब ये KMnO4 के बारे में एक चीज़ तो अभी से क्लियर कर लें कि KMnO4 का शुमार और इसी तरह इसके साथ एक और कंपाउंड होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो ये K2Cr2O7 या KMnO4 ये दोनों जो हैं ये इनका शुमार वैसे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अंदर होता है, लेकिन ये है कि आपने चूंकि सिर्फ 1% डाइल्यूट सोल्यूशन इस्तेमाल करना है तो इसलिए ये समझें कि माइल्ड ही बनेगा। तो 1% डाइल्यूट KMnO4 सोल्यूशन जिसको कि हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं वो आपने इसमें इस्तेमाल करना है। और वो 1% डाइल्यूट अल्कालाइन KMnO4 सोल्यूशन, अल्कालाइन का मतलब है कि बेस भी बीच में डाली गई होगी जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। तो वो 1% डाइल्यूट अल्कालाइन KMnO4 सोल्यूशन जो है वो चूंकि बहुत डाइल्यूट है इसलिए ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बनेगा। तो आपने ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाना है अल्कीन का, जिसको कि हम बेयर्स रीजेंट भी इस 1% डाइल्यूट सोल्यूशन को कहते हैं। तो लो टेम्परेचर पे जब आप रिएक्शन करवाएंगे अल्कीन का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो प्रोडक्ट के तौर पे आपको 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली एक प्रोडक्ट जिसे हम जनरली आम सादा ऑर्गेनिक की ज़ुबान में डाई हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट कह सकते हैं वो बनेगी, या आप उसको विसिनल ग्लाइकोल भी कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर 2 साथ साथ वाले कार्बन जो हैं उनके ऊपर ऐसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लगे हुए होंगे। तो लिहाजा हम उसको डाई हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट भी कह सकते हैं और हम उसको सादा लफ्ज़ों में विसिनल ग्लाइकोल भी कह सकते हैं। तो वो आपको फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे हासिल होगी। ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली एक टेस्ट के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं अनसेचुरेशन कंपाउंड के अंदर चेक करने के लिए। मतलब आपको कोई कंपाउंड दिया जाए और आपसे कहा जाए कि उसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है या अनसेचुरेशन मौजूद है, तो आप चेक करें कि क्या वाकई वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। तो आप इस तरह उस कंपाउंड का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाएं लो टेम्परेचर पे। तो अगर तो विसिनल ग्लाइकोल बनती है या डाईहाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनती है तो जो ये बेयर्स रीजेंट होता है इसका जो KMnO4 सोल्यूशन का डार्क पिंक कलर होता है जो देखने में पर्पल पर्पल सा होता है। KMnO4 बेसिकली गहरे जामनी से रंग की तरह का उसका रंग होता है। तो बाज़ किताबों वाले उसको डीप पिंक कलर भी कहते हैं, लेकिन बाहर से अगर आप देखेंगे फ्लास्क के अंदर पड़ा तो वो आपको जामनी सा ही महसूस होता है। तो उसका वो जो पर्पल सा कलर होता है वो पर्पल कलर जो है वो उड़ जाता है और वो जो KMnO4 सोल्यूशन है वो कलरलेस या बेरंग हो जाएगा पानी की तरह। ये उसका पानी की तरह या कलरलेस होना ये इस बात की दलील है कि एडिशन हो गई है और इसका मतलब है कि वो जो कंपाउंड है वो अनसेचुरेटेड था जिसके अंदर KMnO4 के सोल्यूशन के साथ रिएक्शन की वजह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन हो गई है और वो एक ग्लाइकोल की तरह की प्रोडक्ट आपको हासिल हो गई है। लिहाजा ये डबल बॉन्ड की मौजूदगी चेक करने का एक टेस्ट भी इसको हम कह सकते हैं। अब जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन किस तरह होगा, आपकी बुक में उसने एक इक्वेशन की शक्ल में लिखा है। मैं आपको समझाने के लिए ये सारे मालिक्यूल इस तरह खोल के मैंने लिख दिए हैं।
इसमें इक्वेशन के मुताबिक 3 इथीन मालिक्यूल लिए गए हैं, वो तीनों मैंने अलग अलग लिख दिए हैं। और ये KMnO4 का एक मालिक्यूल है और ये KMnO4 का दूसरा मालिक्यूल है। ये चारों ऑक्सीजन्स आपको समझाने के लिए इस तरह अलग अलग कर दी गई हैं। और ये 4 वाटर मालिक्यूल जो हैं ये भी मैंने इसी तरह लिख दिए हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक हाइड्रोक्सल ग्रुप ये और एक हाइड्रोक्सल ग्रुप ये 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ से जनरेट हुए। ये समझ लें कि एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ जा लगा। इसी तरह 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप ये जनरेट हो गए और ये 2 जो हैं ये दूसरे मालिक्यूल के साथ इस तरह कार्बन के साथ जा लगेंगे। इसका मतलब है कि CH2 और ये एक OH इधर और एक OH इधर, तो ये समझ लें कि 2 ये विसिनल ग्लाइकोल के मालिक्यूल जो हैं वो हमारे पास हासिल हो गए। लेकिन अगर ये तीसरा ईथीन मालिक्यूल भी अभी रहता है तो आप एक लम्हे के लिए समझ लें कि ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ मिल गई और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिल गई, तो ये 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप समझ लें कि यहाँ से और जनरेट हो गए और ये तीसरे मालिक्यूल की भी दोनों कार्बन्स के साथ इस तरह 2 हाइड्रोक्सल लग जाएंगे। तो समझ लें कि ये 3 विसिनल ग्लाइकोल, या जिसका असल नाम इथाइलिन ग्लाइकोल भी आपकी बुक में उसने लिखा है, वो समझ लें कि 3 इथाइलिन ग्लाइकोल के मालिक्यूल बन गए। उसके बाद ये आप यूं तस्वुर करें कि MnO2 यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड का एक मालिक्यूल इधर से और इसी तरह ये MnO2 यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड का एक मालिक्यूल इधर से बनता है। तो ये 2 मैंगनीज डाइऑक्साइड के मालिक्यूल बन गए। उसके बाद ये एक ऑक्सीजन ये समझ लें कि इस H के साथ लग के एक हाइड्रोक्सल ग्रुप ये जनरेट हो गया और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ लग के तो एक हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ से और जनरेट हो गया, यानी कि ये 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप बन गए। तो ये जो 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ बने, इनके साथ समझ लें कि एक ये पोटाशियम जो है और एक ये पोटाशियम जो है, ये दोनों पोटाशियम यहाँ से समझ लें कि आए और एक इसके साथ आ लगा और ये KOH का एक मालिक्यूल बन गया और दूसरा पोटाशियम जो है वो इसके साथ आ लगा और ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा मालिक्यूल बन गया। तो इस तरह ये 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मालिक्यूल जो हैं वो यहाँ पे जनरेट हो गए। तो इस तरह हाइड्रोक्सिलेशन का जो रिएक्शन है ये भी अनसैचुरेशन चेक करने का एक टेस्ट के तौर पे इसको कंसिडर किया जाता है। उसके बाद तीसरा रिएक्शन है कंबस्शन की कैटेगरी का, यानी कि बर्निंग जिसको आप कह सकते हैं। अब एक बात याद रखनी है कि हाइड्रोकार्बन कोई भी हो, चाहे वो अल्केन है, चाहे वो अल्कीन है, चाहे वो अल्काइन है, चूंकि उसके अंदर 2 ही किस्म के एटम होते हैं, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, इसलिए जब आप उसकी कंबस्शन करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही जो है वो हासिल होते हैं। तो आपने पीछे अल्केन की कंबस्शन में भी यही पढ़ा था कि मिसाल के तौर पर मीथेन की कंबस्शन करें तो भी आपको CO2 और वाटर ही मिलते हैं, और यही चीज़ आपको यहाँ भी स्टडी करने को मिलेगी। जैसा कि उसने इक्वेशन के अंदर ईथीन की कंबस्शन दिखाई हुई है, C2H4, दिस इज ईथीन, और जब आप इसकी कंबस्शन करेंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो भी CO2 और वाटर ही आपको हासिल होगा। बाकी इसको बैलेंस कर लेना है आपने, तो वो दोनों तरफ 2 से ज़रब दी हुई है और इधर ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो प्रोडक्ट के तौर पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलनी है। और जिस तरह बर्निंग या कंबस्शन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो ये भी एक्सोथर्मिक ही होगा और इसलिए इसके अंदर हीट जो है वो तो साथ प्रोड्यूस होनी ही होनी है। तो कंबस्शन में उसने यही लिखा है कि अल्कीन्स को भी जब आप बर्न करते हैं हवा या ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो वो ल्यूमिनस फ्लेम के साथ बर्न होती हैं। ल्यूमिनस का मतलब भड़कीला शोला, यानी जैसे आग जलती है ना, ऐसे शोले के साथ उन्होंने बर्न होना है और प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स वगैरह। बाकी वो कहता है कि मिसाल के तौर पर अगर आप ईथीन की इस तरह ऑक्सीजन के साथ कंबस्शन करेंगे या बर्निंग करेंगे तो ये एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर होता है दोनों का। एक्सप्लोसिव का मतलब होता है धमाका खेज किस्म का। तो धमाका खेज किस्म का मिक्सचर जो है वो ईथीन का और ऑक्सीजन का
बनता है जब आप ईथीन को और ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं, और फिर जब आप उसको बर्न करेंगे तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस होगा और एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो खारिज होगी। उसके बाद ऑक्सीडेशन की कैटेगरी का जो तीसरा रिएक्शन है वो है ओजोनोलाइसिस। तो थोड़ा सा आपको इसके नाम से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें ओजोन की एडिशन जो है उस पर हमने बात करनी है। पहले तो उसने ये बताया कि ओजोन जो है ये एक बड़ी रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की दो मशहूर मरूफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, एक O2 और दूसरी ये O3। तो ये O2 और O3 ये दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन हैं। बाकी वो कहता है कि ओजोन जो है ये विगोरसली यानी कि ये शिद्दत के साथ रिएक्ट करती है, बड़ा शदीद नौइयत का रिएक्शन करती है अल्कीन्स के साथ। तो ये विगोरसली रिएक्ट करेगी अल्कीन के साथ, और पहले मरहले में इसने अल्कीन के साथ रिएक्शन करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनानी है जिसको हम मोल ओजोनाइड कहते हैं। ये जो मोल ओजोनाइड होता है ये ज़रा अनस्टेबल किस्म की चीज़ होती है, लिहाजा इसने फ़ौरन अपने आप को स्टेबल करने के लिए थोड़ी अपनी रीअरेंजमेंट करनी है, मतलब कि अपने एटमों को ऑटोमेटिकली ज़रा रीअरेंज करना है, और उस रीअरेंजमेंट के नतीजे में ये ज़रा निस्बतन थोड़ी सी स्टेबल शक्ल में आ जाएगा जिसको हम ओजोनाइड कहते हैं। वैसे तो ओजोनाइड भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी जो है वो ओजोनाइड के अंदर मौजूद होती है। जो ओजोनाइड है वो भी मतलब स्टेबल ही इतना नहीं समझा जाता और थोड़ा अनस्टेबल ही इसको भी समझा जाता है, लेकिन बहरहाल मोल ओजोनाइड ज़्यादा अनस्टेबल होता है ओजोनाइड के मुकाबले में। तो ओजोनाइड जो है वो फिर आगे रिएक्ट करता है रिडक्शन मेथड इख्तियार करते हुए, यानी कि उसकी रिडक्शन आगे फिर होती है और उसको आप रिड्यूस करते हैं या तो जिंक और वाटर इस्तेमाल करके, या फिर कोई और भी रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जिंक और वाटर इनकी मौजूदगी में ओजोनाइड जो है इसकी रिडक्शन होगी, ये रिड्यूस होगा और ये रिड्यूस होके फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर। अब आपको ये बात जो है ये मैंने पहले भी बताई हुई है कि कार्बोनाइल कंपाउंड से मुराद एल्डिहाइड फैमिली और कीटोन फैमिली जो है वो कंसिडर करते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स की लिस्ट में आते हैं। तो ओजोनाइड ने जब अपनी रिडक्शन करनी है जिंक और वाटर की मौजूदगी में, तो इन दोनों में से किसी फैमिली का कार्बोनाइल कंपाउंड जो है ये आपको फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे हासिल होगा। अब इस सिलसिले में जो उसने रिएक्शन दिया हुआ है वो मैं आपको ज़रा खोल के लिख के जो है वो समझा देता हूँ। उसकी इक्वेशन जो है इसमें सिर्फ आपने वो लिखने का तरीका ही ज़रा थोड़ा सा समझना है, मालिक्यूल को जैसे उसने ज़रा टेढ़े से अंदाज में बना के लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर ये है ईथीन। अब इस ईथीन के अंदर जब आपने ओजोन की एडिशन करनी है, मैं आपको समझाने के लिए जैसे आपकी बुक में उसने लिखा है मैं ऐसे ज़रा इसको थोड़ा सा खोल के लिख देता हूँ। ये दोनों हाइड्रोजन्स मैंने अलग अलग करके लिख दी, और अब इसके अंदर ओजोन की एडिशन होनी है। जब इसके अंदर ओजोन की एडिशन होगी तो हाइड्रोजन्स तो दोनों अपनी जगह उसी तरह कायम रहेंगी, और ये मैंने साइड पे उसी तरह लगा दी। अब ये जो डबल बॉन्ड था कार्बन के एटमों के दरमियान, उनमें से एक बॉन्ड अपनी जगह उसी तरह कायम रहेगा, जबकि जो दूसरा बॉन्ड था जो कि पाई बॉन्ड यकीनन होता है वो दरमियान से ब्रेक हो जाएगा और दोनों कार्बन अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह अलग अलग कर लेंगे। और ये ओजोन है जो कि यूँ समझ लें कि अपने तीनों ऑक्सीजन एटम्स यूँ करके ले आई। ऑक्सीजन आपको पता है एक वक्त में 2 बॉन्ड बना सकती होती है, तो ये जो मिडल वाली ऑक्सीजन है ये इधर भी बना रही है इधर भी बना रही है, 2 बॉन्ड इसके मुकम्मल है। और ये जो साइडों पे ऑक्सीजन हैं उनमें ये वाली ऑक्सीजन जो है उसका एक बॉन्ड तो अंदर वाली ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन अभी फ्री है, और इसी तरह इसका एक इलेक्ट्रॉन अंदर को बना हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन अभी फ्री है। वो समझ लें कि उन्होंने इस्तेमाल करना है इस तरह इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग करने के लिए। तो ये वो चीज़ है जिसको उसने
आपकी बुक में मोल ओजोनाइड कहा है कि पहले मरहले में इस तरह मोल ओजोनाइड जो है वो बन जाएगा। वो मोल ओजोनाइड जो है वो फिर आगे करेगा अपनी रीअरेंजमेंट। तो जब उसने अपने आप को रीअरेंजमेंट करनी है तो उसके नतीजे में वो कन्वर्ट हो जाएगा ओजोनाइड में। अब रीअरेंजमेंट कैसे होनी, रीअरेंजमेंट फिर उसी तरह ही मैं आपको लिख के दिखाने लगा हूँ कि रीअरेंजमेंट का तरीकाकार ये होगा कि ये जो दरमियान में कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ से दरमियान से इसने ख़त्म होना है, और ये जो नीचे 3 ऑक्सीजन आपको नज़र आ रही हैं इनमें से कोई एक ऑक्सीजन जो है इसने ऊपर ट्रांसफ़र होके इसके साथ बॉन्डिंग करनी है दोनों कार्बन्स के साथ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये यहाँ से भी बॉन्ड ख़त्म हो गया और ये यहाँ से भी बॉन्ड ख़त्म हो गया, और ये दरमियान वाली जो ऑक्सीजन थी ये समझ लें कि शिफ्ट हो गई ऊपर। तो फिर ये जो साइडों पे हैं ये समझ लें कि अपनी जगह रह गई। अब ये साइडों वाली ऑक्सीजन्स मैंने ऐसे सीधी करके लिख दी। इन्होंने एक एक बॉन्ड तो ऊपर कार्बन के साथ दोनों ऑक्सीजन्स ने अपना अपना बनाया हुआ है, और एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास अभी और है। ये जब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो दोनों ऑक्सीजन्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ये जो है ये बचा होता है, ये उन्होंने आपस में शेयर करके यहाँ बॉन्ड बना लेना है, और ये बॉन्ड दरमियान से दोनों कार्बन्स जो हैं इन्होंने ख़त्म कर लेना है। और ये जो ऑक्सीजन ऊपर गई है इस ऑक्सीजन के साथ इधर वाली कार्बन ने भी बॉन्ड बना लेना है और इधर वाली कार्बन ने भी बॉन्ड बना लेना है। तो इस तरह ये एक और त्रिकोणीय सा रिंग जो है वो बन गया है, और इसको हम केमिस्ट्री की ज़ुबान में ओजोनाइड कहते हैं कि ये ओजोनाइड बन गया। अब अगले मरहले में इस ओजोनाइड की, जैसे उसने कहा कि रिडक्शन होनी है जिंक और वाटर की मौजूदगी में, तो ये वाटर ने पहले अपना रोल प्ले करना है। अब ये मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से यूं करके टूटेगा आधा इधर से, और इसी तरह ये यूं करके टूटेगा आधा इधर से। जब ये टूटेगा तो ये समझ लें कि बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है जी, दोनों ऑक्सीजन्स ने अपना अपना बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर लिया, और इसी तरह ये बॉन्ड भी यहाँ से ऊपर से भी ब्रेक हो गया और ये इधर से भी ब्रेक हो गया। अब ये जब इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों ऑक्सीजनों ने अपना अपना बॉन्ड ब्रेक कर लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन उठाएगी इधर शिफ्ट करेगी, कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन उठाएगी इधर शिफ्ट करेगी, और ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो ये C डबल बॉन्ड O बन गया, और कार्बन के साथ जो 2 हाइड्रोजन्स थी वो तो अपनी जगह उसी तरह लगी हुई हैं। अच्छा, ये आधा मॉलिक्यूल समझ लें कि एक तरफ हो गया। इसी तरह ये यहाँ से भी जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने उठाया इधर रखा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया, और ये इसी तरह आधा मॉलिक्यूल यहाँ से फिर ब्रेक होके, तो ये इसी तरह C डबल बॉन्ड O राइट साइड से भी यहाँ बन गया, और जो हाइड्रोजन 2 कार्बन के साथ थी वो तो हैं ही हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इसको अगर सीधा करके लिखें तो समझ लें कि ये फॉर्म एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल समझ लें कि आपके पास बन गए। तो ये फॉर्म एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बन गए, और ये जो ऑक्सीजन यहाँ से अलग हुई ये ऑक्सीजन इस वाटर के साथ मिलेगी और हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 में तब्दील हो गई। अब अगले मरले में ये जो हमने इसमें जिंक इस्तेमाल किया है, वो जिंक जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड की, ये जो एक ऑक्सीजन है यहाँ से, इस एक ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल लेगा। तो H2O2 में से एक ऑक्सीजन जिंक ने अपने साथ मिला के तो ये ZnO यानी जिंक ऑक्साइड बना देना है, और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो फिर अलग हो जाएगा। तो इस तरह ये मोल ओजोनाइड और आगे ओजोनाइड बन के, तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड 2 जो हैं वो यहाँ से मॉलिक्यूल बन गया। ये फॉर्म एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो इस तरह हमें हासिल होते हैं। इस रिएक्शन की आखिरी लाइन में उसने एक बात लिखी है कि इन दिस प्रोसेस उसने ये लिखा है कि ओजोनोलाइसिस इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्कीन। ये किसी भी अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड की जगह तलाश करने के लिए कि मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड किस मुकाम पे पाया जाता है, उसमें ये रिएक्शन जो है वो इस्तेमाल होता है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने फर्क जो है वो याद रखना है कि ये रिएक्शन जो है ये अनसैचुरेशन चेक करने का टेस्ट नहीं है, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन मॉलिक्यूल के अंदर चेक करने का टेस्ट है कि मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड चेन के अंदर किस मुकाम पे मौजूद है, क्योंकि ओजोन जो है वो वहीं जाके ऐड होनी है जहां डबल बॉन्ड है, और ये तपोनी सा रिंग जो बनता है वो उसी पॉइंट पे जाके बनेगा जहां डबल बॉन्ड है, और मॉलिक्यूल की जो क्लीवेज या ब्रेक डाउन होनी है वो उसी जगह से जाके होनी है जहां ओजोन ने ऐड होना है। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल क्लीव करता है और ये एक ऑक्सीजन ऊपर जाके इस तरह, जैसे मैंने पहले आपको समझाया था, यहाँ रिंग सा बनता है। तो लिहाजा ये डबल बॉन्ड की पोजीशन तलाश करने का टेस्ट है, अनसैचुरेशन चेक करने का टेस्ट नहीं है। अनसैचुरेशन के टेस्ट वो हैं जो आप पहले देख चुके हैं, एक वो ब्रोमिनेशन वाला जिसमें उसने कहा था ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाता है ब्रोमीन का, और ये एक हाइड्रोक्सिलेशन वाला। ये दो टेस्ट जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं अनसैचुरेशन चेक करने के लिए। लेकिन ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है ये इस्तेमाल होता है बेसिकली डबल बॉन्ड की पोजीशन चेक करने का, कि डबल बॉन्ड जो है वो किस जगह मौजूद है। उसके बाद ये आगे तीसरी और आखिरी कैटेगरी जो है अल्कीन्स के रिएक्शन की, वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, जिसमें वो आपको पॉलीथीन बनाने के हवाले से जो है वो अभी बयान करेगा। वो कहता है कि पॉलीमराइजेशन जो है इस प्रोसेस के अंदर, सबसे पहले तो पॉलीमराइजेशन आपको पता होना चाहिए कि ये वो प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, अंग्रेजी में जिनको हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स कहते हैं या केमिस्ट्री की ज़बान में मोनोमर्स कहते हैं, कि वो मोनोमर्स या स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, और वो कंबाइन होके बड़े बड़े साइज के यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स हमें बना के देते हैं, जिनको हम पॉलीमर्स का नाम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, या जिनको हम पॉलीमर्स का नाम देते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये केमिस्ट्री की ज़ुबान में पॉलीमराइजेशन जो है वो इस तरह कहलाता है। अब उसने मिसाल दी है कि मसलन जैसे ईथीन है, अगर ईथीन के n मॉलिक्यूल्स, जबकि n से मुराद कई हज़ार भी हो सकते हैं, तो अगर ईथीन के n मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी पॉलीमराइजेशन की जाए 400 डिग्री टेम्परेचर पे और 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, और साथ में ट्रेस का मतलब होता है मामूली सी, और साथ में मामूली सी मिकदार में ऑक्सीजन भी इस्तेमाल की जाए, वो उसने ब्रैकेट में लिखा कि जैसे 0.1%, तो आपको प्रोडक्ट के तौर पे पॉलीईथीन का मॉलिक्यूल जो है वो हासिल होगा। अब वो पॉलीईथीन का जो मॉलिक्यूल है उसको ऐसे यूं करके उसने बाहर एन डाल के लिखा हुआ है कि ये पॉलीईथीन बनता है। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा ज़रा खोल के लिख के समझाता हूँ कि बेसिकली उसने ये दिखाया क्या हुआ है। इसमें आप यूँ समझ लें कि जैसे ये ईथीन का एक मॉलिक्यूल है, ये समझ लें कि ईथीन का दूसरा मॉलिक्यूल है, और इसी तरह इधर को और इसी तरह इधर को मॉलिक्यूल चल रहे हैं। जब इन्होंने आपस में कंबाइन होना है तो ये जो डबल बॉन्ड बना हुआ है इसमें से एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। मिसाल के तौर पर जैसे ये एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया, जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन इधर रखेगी और ये इधर रखेगी और इस जगह बॉन्ड बना के तो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह ये आगे इलेक्ट्रॉन रखेगी और जो इससे अगला मॉलिक्यूल होगा यहाँ वो अपना इलेक्ट्रॉन इधर रखेगा और इस जगह बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह ये इधर रखेगा और जो इससे पीछे कार्बन होगी वो अपना इलेक्ट्रॉन इधर रखेगी और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। तो ये इस तरह समझ लें कि चेन चल पड़ेगी यूँ, CH2 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 एंड सो ऑन। और इसी चीज़ को उसने आपकी बुक में ऐसे करके जो है वो बयान किया हुआ है कि जनाब ऐसे इसमें रिएक्शन जो है वो जब होगा तो ये पॉलीथीन का मॉलिक्यूल जो है वो वजूद में आएगा। बाकी उसने फिर आखिर में लिखा है कि अच्छी क्वालिटी का पॉलीथीन हमें हासिल हो सकता है अगर हम ईथीन की पॉलीमराइजेशन करें कुछ मखसूस कैटलिस्ट की मौजूदगी में। यहाँ तो ये कंडीशंस उसने बयान की थी कि ये कंडीशंस यूज़ करनी है, लेकिन अब वो कहता है कि अगर आप एल्यूमिनियम ट्राईएथाइल, जिसका फार्मूला उसने किताब में दे दिया हुआ है, अगर उसकी मौजूदगी में और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में अगर आप ये रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट के तौर पे आपको
एक अच्छी क्वालिटी का पॉलीइथीन जो है वो हासिल हो सकता है।